गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम फ्रांस की क्रांति के कारणों के विषय में अध्ययन करेंगे, जो कि बीए तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र का भाग है। फ्रांस की क्रांति के कारण। फ्रांस की क्रांति मानव समाज की प्रगति में एक ऐसा परिवर्तन बिंदु है जिससे राजनीतिक, समाज, विचार और अर्थ सभी क्षेत्रों में नवीन युग का सूत्रपात हुआ। इसने स्वतंत्रता, समानता तथा विश्व बंधुत्व के सिद्धांतों की स्थापना करके मानव गरिमा की रक्षा की। 18वीं शताब्दी में फ्रांस में गहरा असंतोष था। राजा की निरंकुशता तथा कुलीनों के विशेषाधिकार अत्याचार के साधन बन गए थे। चर्च अनाचार और असहिष्णुता के केंद्र हो गए थे। इस घनीभूत असंतोष ने क्रांति को जन्म दिया। इतिहासकारों ने इस संपूर्ण व्यवस्था को पुरातन व्यवस्था का नाम दिया। फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। राजनीतिक कारण। इस समय फ्रांस का राजतंत्र निरंकुश किंतु अत्यंत दुर्बल था। लुई 16वां अयोग्य, अकर्मण्य तथा विलासप्रिय शासक था। उसके दरबारी तंत्र पर लगभग 12 करोड़ रुपया वार्षिक खर्च हो रहा था, जिससे देश की आर्थिक स्थिति दिनों दिन दयनीय होती जा रही थी। इसीलिए इस खर्चीले राजतंत्र को राष्ट्र की कब्र के नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा प्रशासन व्यवस्था भी अत्यंत दोषपूर्ण थी। शासन पदों की बिक्री होती थी। ऐसी दशा में अधिकारियों में कर्तव्य बोध नहीं हो सकता था। न्याय व्यवस्था भी अत्यधिक दोषपूर्ण थी। थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक ही त्रुटि के अलग अलग दंड थे। इसीलिए हेजन ने लिखा है कि एक कस्बे में तो बात कानूनन सही मानी जाती थी, वही बात इस स्थान से 5 मील से भी कम दूरी पर दूसरे कस्बे में गैर कानूनी मानी जाती थी। स्थान स्थान पर कानून इस प्रकार बदलते थे जैसे यात्री घोड़ों को बदलता था। न्याय के शासन की मखौल लेत्र द काशे के प्रयोग द्वारा उड़ाई जाती थी। इस प्रकार फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था से जनता अत्यंत असंतुष्ट थी। सामाजिक कारण। फ्रांस की क्रांति का दूसरा सर्वप्रमुख कारण इसका असमान एवं दोषपूर्ण संगठन था। इतिहासकार मैडलिन के मतानुसार 1789 की क्रांति स्वेच्छाचारी शासन पद्धति के विरुद्ध विद्रोह की अपेक्षा समाज की असमानता के विरुद्ध एक प्रबल संघर्ष था। तत्कालीन फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभक्त था: पादरी, कुलीन तथा जनसाधारण। प्रथम दोनों को व्यापक विशेषाधिकार एवं छूटें प्राप्त थी। फ्रांस की समस्त भूमि का 40% उनके अधिकार में था। कर बोझ से वे मुक्त थे और सभी उच्च पद उनके लिए सुरक्षित होते थे। तीसरे वर्ग थर्ड एस्टेट विशेषाधिकार विहीन था। इसमें धनी व्यापारी, वकील, अध्यापक, डॉक्टर, कृषक, साहित्यकार और मजदूर आदि सम्मिलित थे। करों का अधिकांश भाग इनको ही चुकाना पड़ता था, जबकि वे अधिकारों एवं प्रशासन में भागीदारी से पूर्णतः वंचित थे। उनको पग पग पर कुलीनों के हाथों अपमानित होना पड़ता था। किसान कोरबी जैसे करों तथा अत्यधिक कर बोझ से छुटकारा पाना चाहता था, तो बुद्धिजीवी वर्ग राजनीति में महत्व पाना चाहते थे, ताकि राज्य की नीति को प्रभावित करके अपने आर्थिक हितों की रक्षा की जा सके। वे विशेषाधिकारों की समाप्ति भी चाहते थे। थर्ड है आर्थिक कारण। फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण राज्य का आर्थिक दिवालियापन ही था। इसीलिए कहा जाता है कि क्रांति के मूल में वित्तीय कारण थे। इस आर्थिक दुर्व्यवस्था के 2 मुख्य कारण थे। प्रथम है अनावश्यक युद्ध खर्च और द्वितीय है राजा और उसके दरबारियों का अतिव्ययी विलासितापूर्ण जीवन। इसके अलावा राज्य की कर प्रणाली भी बड़ी दोषपूर्ण थी। प्रथम एवं द्वितीय एस्टेट कुलीन एवं धर्माचार्य वर्ग पर करारोपण नहीं के बराबर था, जबकि बड़ी बड़ी पेंशनें, उच्च पद तथा व्यापक विशेषाधिकार वे ही पाते थे। तीसरा वर्ग, जिसे थर्ड एस्टेट कहा जाता है, पर कर बोझ अत्यधिक था। एक सामान्य व्यक्ति की आय का लगभग 80%
भाग राज्य, चर्च तथा सामंतों को दिए जाने वालों करों में चला जाता था। इस पक्षपातपूर्ण कर व्यवस्था से तीसरी श्रेणी के लोगों में भारी घृणा और विद्वेष फैलता जा रहा था। तुर्गो एवं नेकर जैसे मंत्री जब आर्थिक सुधार का प्रयास करते तो कुलीनों के हस्तक्षेप से उनको पदच्युत कर दिया जाता था। 1788 ईस्वी तक आर्थिक संकट विस्फोट हो गया था। इस संकट ने घटनाक्रम को इस प्रकार बदला कि क्रांति हो गई। धार्मिक कारण। चर्च के उच्चाधिकारी विलासी और सांसारिक हो चुके थे, जिनके प्रति साधारण जनता का सम्मान समाप्त हो चुका था। इसके अलावा पादरी वर्ग उच्च स्तरीय को व्यापक वित्तीय, न्यायिक और शैक्षणिक विशेषाधिकार प्राप्त थे। देश की भूमि का 5वां भाग उनके नियंत्रण में था। जनता से विभिन्न प्रकार के कर जैसे टाइथ वसूले जाते थे, किंतु स्वयं चर्च की संपत्ति कर मुक्त थी। किंतु निम्न पादरी वर्ग बहुत साधारण जीवन व्यतीत करते थे। उनकी आय से उनका गुजारा मुश्किल से ही हो पाता था। इसीलिए साधारण जनता के साथ साथ यह वर्ग भी उच्च धर्माचार्यों के प्रति जबरदस्त आक्रोश से भरा हुआ था। नेक्स्ट है, बुद्धिजीवी वर्ग की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर तथा रूसो जैसे विचारकों ने पुरातन व्यवस्था की बुराइयों तथा व्यर्थ की परंपराओं की तीव्र आलोचना की। इससे जनसाधारण में चेतना आई तथा उनको दृष्टिकोण परिवर्तनकारी हुआ। रूसो के शब्दों में कहा जा सकता है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ था, किंतु आज वह सर्वत्र जंजीरों में बंधा हुआ है, ने फ्रांस में हलचल मचा दी। उनकी पुस्तक सामाजिक संवेदा या सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्रांति की बाइबल के रूप में विख्यात हो गई। नेपोलियन ने ठीक ही कहा है, यदि रूसो नहीं होता तो फ्रांस में क्रांति नहीं होती। इस प्रकार इस बौद्धिक आंदोलन ने जनता को क्रांति के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार कर दिया। नेक्स्ट है, विदेशी घटनाओं ने भी क्रांति के लिए भूमिका तैयार की। पहले सप्तवर्षीय युद्ध और बाद में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस की आर्थिक दशा को संकटग्रस्त कर दिया। इसके अलावा लफायत जैसे जिन सैनिकों ने अमेरिकी संघर्ष में सीधा भाग लिया, वे वहाँ के आदर्शों से प्रभावित थे और फ्रांस में भी निरंकुश राजतंत्र की जगह उन आदर्शों को स्थापित करने का स्वप्न देखते थे। रूसो तथा मॉन्टेस्क्यू जैसे दार्शनिकों के विचारों को अमेरिका ने अपनाया था। इन आदर्शों जिनमें सम्मिलित थे स्वतंत्रता, समानता, शक्ति पृथक्करण को अब स्वयं फ्रांस में स्थापित करने के लिए फ्रांस की साधारण जनता व्यग्र थी। इसीलिए ये यथाशीघ्र परिवर्तन चाहती थी। उपर्युक्त कारणों का सम्मिलित परिणाम था कि लुई 16वें को एस्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाना पड़ा और यहीं से फ्रांस की राज्य क्रांति शुरू हो गई। धन्यवाद।